चलिए, तो जब हम अब इस प्ले की बात करते हैं तो बेसिक चीजें आप देख लीजिए फटाफट कि ये जो आप देख रहे हैं, ये माइकल मास जो है ना, ये एक प्रकार का सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल है जिसकी बात हो रही है। ठीक है, तो उस फेस्टिवल में ये प्रेजेंट किया गया। और ये कब प्रेजेंट किया गया? 1634 में। इसके सामने प्रेजेंट किया गया जॉन एगरटन, ये फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर हैं और इनको बनाया गया था लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। प्लेस कहाँ पे है? लूडो कैसल। लूडो कैसल इनका पैलेस है। ठीक है, जिसमें इसको जो है प्रेजेंट किया गया है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये फुल टाइटल हो गया प्रिंटिंग एडिशन का। और वास्तव में पहली बार जो है मास्क, ये जो है कामों से प्रिंट कब किया गया था? 1637 में। तो ये बात ध्यान रखना है कि इट वाज प्रेजेंटेड इन 1634 बट इट वाज पब्लिश्ड इन 1637। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा मार्क्स को मिल्टन के दो एडिशन, बहुत ही फेमस एडिशन है जब आया था ये। ठीक है, मिल्टन ने अपने पोयम्स को पब्लिश किया था। इनका एक कलेक्शन था पोयम्स 1645, उसमें भी ये आया था। ठीक है, और इसके अलावा एक और इनका कलेक्शन है, ये मैं अभी आप लोग को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। एक इनका और कलेक्शन है पोयम 1673। ठीक है, ये दो कलेक्शन इनके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो पोयम 1645 में कौन से, मतलब कौन सा वर्क नहीं शामिल है। ठीक है, इसी प्रकार पोयम 1673 में कौन सा वर्क शामिल नहीं है, ये एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आप लोग को दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि कौन कौन से इसमें पोयम्स हैं, तो आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये दो कलेक्शन इनके इंपॉर्टेंट वाले कलेक्शन है। ये जो लास्ट वाला कलेक्शन है ना पोयम 1673, इसमें इनके जितने भी सोनेट्स हैं वो इसी में आए थे। सारे सोनेट्स जो इन्होंने 23 सोनेट्स लिखे थे वो सारे इसी में आए थे। तो ये सारी चीजें जब जब आपको बताई जाएगी तब तब बता दी जाएगी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये कब आया है? ये इन दोनों एडिशन में आया है कामुस जो प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, बहुत ही सक्सेसफुल मास्क माना जाता था, ध्यान रखना है। और अलग अलग म्यूजिशियन ने इसमें अपना अपना, जैसे इसको बार बार प्रेजेंट किया जाता होगा अलग अलग जगहों पे, तो इसमें अलग अलग म्यूजिशियन अपना योगदान देते थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिना म्यूजिक के मास्क प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो 1638 में मास्क प्रेजेंट किया गया होगा, ठीक है, उसमें जो है म्यूजिशियन है थॉमस अर्ने। ठीक है, तो इन्होंने इसका वो किया और इनका जो है म्यूजिक बहुत फेमस हुआ, क्योंकि लगभग जो है 70 ईयर्स तक जो है इनका जो म्यूजिक मास्क में था वही म्यूजिक चलता रहा, इसलिए थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं थॉमस अर्ने। चलिए, तो ये आपने एक बेसिक देख लिया, आगे बढ़े, शुड आई गो अहेड? यस सर। अब प्लॉट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोग को सोर्सेज भी अभी बताना चाहता था, लेकिन सोर्सेज अब नहीं बता रहा हूँ, अभी प्लॉट पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि यदि क्लास एंड करने पड़े तो कम से कम कहानी तो आपको आज हो ही जाए। तो अब ध्यान दीजिए, जब इसके प्लॉट की बात करते हैं तो प्लॉट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्लॉट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे मॉरल लेसन इसमें क्या है। थोड़ा सा जब मैं इस प्लॉट की बात कर रहा था तो मेरे मतलब मुझे लग रहा था मैं कैसे बताऊं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा प्लॉट जब हम बताएंगे तो आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, और बहुत से ऐसे वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं जो कि थोड़े से मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं उतना अच्छे से बता पाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को रोकूंगा और आप लोग समझेंगे, सब समझदार हैं। तो द प्लॉट कंसर्न्स टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर। जब प्लॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे दो भाई हैं प्लॉट में और उनकी सिस्टर है। ठीक है, नाम नहीं दिया गया है। जो कैरेक्टर है ना वो सीधे सीधे बोल दिए गए हैं। जो भाई हैं उसमें दोनों भाई को पहले को फर्स्ट ब्रदर बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है। जो कैरेक्टर है, जो दूसरा कैरेक्टर है वो सेकेंड ब्रदर है। क्या है? सेकेंड ब्रदर। ठीक है, ऐसे ही कैरेक्टर है। फिर उसके बाद से क्या ध्यान देना है, जो इनकी सिस्टर है। अभी बाकी इंफॉर्मेशन ना सौरभ बाद में बताएंगे क्योंकि समय जा रहा है।
तो हमारा पर्पज अभी सिर्फ कहानी पे है कि स्टोरी हम जल्दी से बता दें, और इसके बाद इसके बारे में जो भी चीजें होंगी, अगर आज नहीं हो पाएगा तो फिर कल करेंगे। तो ये ध्यान देना कि दो भाई हैं जिनमें पहले को फर्स्ट ब्रदर, दूसरे को सेकंड ब्रदर नाम दिया गया है। फिर इसके अलावा जो इनकी बहन है, इसके लिए जो वर्ड लेडी यूज किया गया है, द लेडी। तो ये ध्यान रखना। तो जो चीज बता रहा हूँ वही चीज बहुत पक्के से ध्यान रखना है। अब जो चीजें मतलब अलग अलग बातें सपोजिशन है वो बाद में आएंगी, लेकिन जो एग्जैक्ट मिल्टन का बुक है उसमें जो कैरेक्टर और जो पूरे कन्वर्सेशन है ओरिजिनल टेक्स्ट में, उसमें दोनों भाई को फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर के रूप में दिया गया है, और जो बहन है वो है द लेडी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो और इसके अलावा जो हमारा कामस है, इसको सिर्फ कामस नाम से ही बताया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको सारे करेक्टर मिल गए हैं। इसके अलावा आपको एक करेक्टर और मिलेगी, वो भी अभी मैं बता दे रहा हूँ। एक है सबरीना। सबरीना तो ये एक प्रकार की स्पिरिट है, ठीक है, जिसको लास्ट में बुलाया जाता है हेल्प करने के लिए। तो ये भी एक करेक्टर है। बस ये मुख्य रूप से इतने करेक्टर हैं जिनको आप कह सकते हैं। और इसके अलावा जैसे अभी सौरभ ने एक मैसेज किया कि ये ध्यान रखना, ये जो करेक्टर्स हैं ना, ये वो करेक्टर हैं जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। जैसे आप ये जो तीनों करेक्टर हैं ना, अगर आप चाहें तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो दोनों भाई हैं, तो दोनों भाई को कौन लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक जो बड़ा वाला भाई है वो है लॉर्ड, ठीक है, ब्रैकली। लॉर्ड ब्रैकली, देखिए BRACKLEY, लॉर्ड ब्रैकली, ये बड़े वाले भाई साहब हैं। फिर एक दूसरे वाले भाई साहब है मिस्टर थॉमस, ठीक है, एगर्टन, ठीक है। तो मिस्टर थॉमस, आप सब लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है जी एगर्टन? सर। हाँ, बताइएगा जब नहीं दिखेगा। तो ये इनकी फैमिली के लोग हैं, ठीक है। द लॉर्ड ब्रैकली, BRACKLEY। दूसरे नंबर पे कौन है? मिस्टर थॉमस एगर्टन, ठीक है। ये दोनों भाई, ऐसा माना जाता है कि दोनों भाइयों का किरदार इन दोनों लोगों ने निभाया। और तीसरे नंबर पे जो करेक्टर, जो लेडी का करेक्टर है, उसे निभाया है एलिस एगर्टन। एलिस एगर्टन। तो अब बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये इन्हीं के फैमिली के लोग हैं जिन लोगों ने इस किरदार को निभाया, बस। और इसमें कुछ नहीं। तो ये तीन कैरेक्टर के नाम आप लिख लें, द लॉर्ड ब्रैकली, मिस्टर थॉमस एगर्टन और एलिस एगर्टन। ये लोग कौन हैं? ये लोग मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो दो भाई हैं और एक बहन है, वो इनके द्वारा एक्टिंग किया गया है, बस। इतनी बात नोट कर लिया आपने। और जो मुख्य ड्रामा में करेक्टर है, फर्स्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर, लेडी, कामोस, ठीक है। आगे बढ़े। जी सर। अब ध्यान दीजिए। The plot concerns two brothers and their sister, simply called the lady, lost in a journey through the woods। ठीक है, ये लोग जा रहे हैं जंगलों से होके, किसी यात्रा पे या घर जा रहे होंगे, लेकिन जंगल से होके जा रहे हैं। उस दौरान जो है क्या हो जाता है, ये लोग खो जाते हैं। अब उसी दौरान जो है, जो लेडी है बहुत थक जाती है, और ब्रदर जो हैं, द ब्रदर्स वांडर ऑफ इन सर्च ऑफ सब्सटेंस। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आए। अब ये सब्सटेंस का मतलब कोई बता सकता है? एनीवन? ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। सारांश, सबस्टेंस, सारांश नहीं, और वो यहाँ मतलब ही नहीं, सारांश के तलाश में भटकेंगे वो। पदार्थ होगा। फूड, फूड पदार्थ जिसने बोला, ठीक है। तो एक फूड की तलाश में जो है, मतलब ऐसी चीज जिसके द्वारा आप सरवाइव कर सकें, अपने आप को एनर्जी दे सकें, ठीक है, नरिशमेंट। तो ये क्या हुआ कि अब लेडी बहुत थक गई थी, एनर्जी की जरूरत थी। तो ये दोनों भाई लोग क्या हो गए, फूड की तलाश में घूम रहे हैं। और फूड क्या? बेरीज, उसमें एक वर्ड आया है बेरीज, ये बेरी लाने गए हैं। बेरी समझ रहे हैं आप लोग ना, जो जंगल में बेर खाए जाते हैं, वो सबरी के मीठे बेर। तो अब क्या हुआ कि ये लोग घूम रहे हैं भाई, और इन लोगों को कुछ खाने वाला पदार्थ चाहिए। और इन सब सारी चीजों पे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हम ये कहानी चाहते तो 2 लाइन में आपको बता के खत्म कर दिए होते, और ज्यादा जरूरी भी नहीं था एक एक लाइन बताना। लेकिन मैं इसलिए आपको लाइन टू लाइन बता रहा हूँ, और यहाँ बढ़िया दिया था
क्योंकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट है जो कि इसके कंट्रास्ट में, अगर कहानी को सही से समझे रहेंगे तभी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने पूरा 1.5 पेज में जम के कामुस को, जो कामस है, इसको क्रिटिसाइज किया है। तो कहानी पता है तभी समझ में आएगा। आगे ध्यान दीजिए। वाइल एलोन सी इनकाउंटर्स द डिबास्ड, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आए हैं, डिबास्ड कामस। अच्छा एक बात मुझे बता दो कि मैं अपनी क्लास को कितनी देर तक एक्सटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये समरी पढ़ाने में मुझे कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही जाएगा, 15 से 20 मिनट। तो आप लोग 20 मिनट बिल्कुल दे सकते हैं ना सभी लोग? यस सर। यस सर। सी इनकाउंटर्स द डिबास्ड कामस। अब डिबास्ड का मतलब क्या होगा? कैन एनीवन टेल? देखिए मैंने बोला ना कि ये सिनोनिम एंटोनिम करप्ट। हाँ, करप्ट। करप्ट, बहुत अच्छा। लेकिन करप्ट में सारी बात नहीं आ पाती है, तो जो एग्जैक्ट सिनोनिम होगा, अगर एग्जाम में आपको कभी कभी एग्जैक्ट सिनोनिम की बात करेगा ना तो करप्ट नहीं आएगा। एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होगा? इमोरल होगा, लेचरस होगा, लस्टफुल होगा। ठीक है, क्या होगा? जी सर। इमोरल, लेचरस। अब इसीलिए मैं सिनोनिम का हेल्प ले रहा हूं, क्योंकि उसकी हिंदी मीनिंग में बताऊंगा ना तो थोड़ा सा गंदा टाइप का हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग सिनोनिम से बस समझ जाइए। तो इमोरल है, लेचरस है, लस्टफुल है। कौन? कॉमस। ये मिलता है, इनकाउंटर करता है उस लेडी के साथ जब वो अकेले रहती है। अब क्या हुआ? अ कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय द गॉड ऑफ, ठीक है, रेवलरी। जो रेवलरी वाले गॉड होते हैं, ठीक है, आप जा सकती हैं, अगर किसी को कोई काम है यू कैन लीव। ठीक है, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। तो अब ध्यान दें कि एक करेक्टर जो है, ये करेक्टर जो है, जैसे मैंने अभी आप लोग को सोर्सेज नहीं बताए हैं ना, तो जब सोर्सेज बताऊंगा तो सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन अभी यही समझते चलिए कि एंशिएंट ग्रीक गॉड हैं एक, ठीक है, जो कि कॉमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें बोलते हैं गॉड ऑफ रिवलरी। रिवलरी का मतलब होता है पार्टी करने वाले गॉड, ठीक है, ये जो पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, ऐसे गॉड को बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है, तो ये ग्रीक जो है एंशिएंट गॉड हैं। ठीक है, तो ये माइथोलॉजी से इनके कैरेक्टर को लिया गया है, इंजॉय करते हैं। इनके पिताजी का नाम, अगर आप लोगों ने वो नाइटिंगेल को पढ़ा होगा, वो टू नाइटिंगेल, जॉन कीट्स को पढ़ा होगा, तो बच्चस का नाम आप जानते होंगे। बच्चस, बच्चस कौन है पता है किसी को? गॉड ऑफ वाइन। गॉड ऑफ वाइन। बहुत अच्छा, गॉड ऑफ वाइन। तो जब वाइन वाले के पिता बेटे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे होंगे, है ना? तो कामस जो है, कामस के पिताजी बच्चस हैं। बच्चस कौन है? गॉड ऑफ वाइन है। और इनकी मम्मी जी हैं सिरसे। ठीक है, ये भी बहुत खतरनाक है, ये बहुत ही एक ऐसी स्पिरिट है, जैसे ये क्या आता है, कोई आता है ना, ये इनका एक पर्टिकुलर प्लेस है, और जब उधर से कोई भी गुजरेगा तो ये एक वाइन पिलाती हैं, और जैसे ही उसको वाइन पिलाती हैं तो वो तुरंत इष्ट बन जाता है। तो ये सब माइथोलॉजिकल स्टोरी है। तो इनका पूरा खानदान ही बहुत खतरनाक है। बच्चस गॉड ऑफ वाइन है, ठीक है, सिर से बहुत ही खतरनाक स्पिरिट है। तो मम्मी पापा जब खतरनाक तो बेटा और खतरनाक। तो अब ध्यान रखना कि कामस जो है गॉड ऑफ रिवलरी रहे हैं ग्रीक माइथोलॉजीज में, और वहां से इस करेक्टर को लिया गया है। इनके हाथ में हमेशा एक हाथ में मदिरा होगी, यानी शराब होगा, अल्कोहल होगा, और इन सारी चीजों का जम के सेवन करते हैं, ड्रग्स का, शराब का, और अपने जीवन को बस इंजॉय करते हैं। ठीक है, और किसी को भी आप ये कह लीजिए कि कोई मौका नहीं खोजते हैं, छोड़ते हैं, अगर कोई मिल जाए तो वो सारी चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। तो अब ध्यान दीजिए, तो इनको अब भाई लेडी जो है सी वाज अलोन, तो ही केम देयर, और फिर उसके बाद से इन्होंने क्या किया, ये डिस्गाइज्ड भी है, डिस्गाइज्ड एज अ विलेजर एंड क्लेम्स ही विल लीड हर टू हर ब्रदर्स। तो ये कहते हैं ठीक है, एक विलेजर के रूप में आए हुए हैं, विलेजर के रूप में है वहां पे, और ये कहता है कि ठीक है, मैं जो है तुम्हारे भाइयों से मिलवाता हूँ, मैं जानता हूँ कहाँ पर है। तो डिसीव्ड बाय हिज एमिएबल काउंटेनेंस। फिर देखो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आ गए। काउंटेनेंस का मतलब, कैन एनीवन टेल? बताते हुए चलिए भाई, आपके सिनोनिम एंटोनिम। देखिए जब मौका मिले तो इतना बढ़िया मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने डिफिकल्ट वर्ड है, मैं आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। एनीवन, अगर इफ यू नो, अदरवाइज आई विल टेल। ठीक है,
तो काउंटेनेंस का मतलब ध्यान रखना हमेशा कि काउंटेनेंस का मतलब होगा फेशियल एक्सप्रेशन। काउंटेनेंस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। जो आपका फेस मतलब काउंटेनेंस का मतलब फेस भी होता है, ठीक है, या फेशियल एक्सप्रेशन भी होता है। तो उसके इतने अच्छे फेशियल एक्सप्रेशन, या कभी कभी होता है ना कि चेहरा कुछ और है और अंदर से कुछ और है, तो कुछ ऐसा ही इसका भी था कि फेस तो बहुत एमिएबल दिख रहा था, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन इसको सही लगा। कहा जाता है कि फीमेल बहुत जल्दी पहचान जाती है कौन कैसा है आंखों को सिर्फ देख के, लेकिन ये नहीं पहचान पाई क्योंकि इनको फेशियल एक्सप्रेशन उसका सही लगा, तो डिसीव्ड हो गई उसके फेशियल एक्सप्रेशन से। इनको लगा कोई बहुत भला अच्छा आदमी है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, द लेडी फॉलोज हिम, और इस तरह उनके पीछे पीछे ये जाने लगी कि ठीक है हमारे भाइयों के पास लेके चल रहा। लेकिन होता क्या है, इस दौरान ओनली टू बी कैप्चर्ड एंड ब्रॉट टू हिज प्लेजर पैलेस एंड विक्टिमाइज्ड बाय हिज नेक्रोमेंसी। लेकिन वो तो बहुत चालाक आदमी था। जब लेडी आगे आगे जाती है फिर पता चलता है कि ये कहीं और पहुंच गई, उसके प्लेजर पैलेस में पहुंच गई। प्लेजर पैलेस में तो उसका कोई प्लेस होगा जो बनाया होगा उसने, वहां पे धीरे धीरे ये लोग पहुंच गए। और जब ये वहां पहुंची तब इसे पता चला कि ये तो हम फंस गए। और इस तरह से उसने अपने जादू का जितना भी प्रभाव हो सकता था सब इनके ऊपर पूरा, क्योंकि ये नेक्रोमेंसी भी जानता है, जादूगर है। जैसे इसकी मम्मी जादूगरनी थी तो वैसे पूरी क्वालिटी इसके अंदर है, ठीक है। तो नेक्रोमेंसी हमेशा ध्यान रखना कि बैड जो मैजिक होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, इविल मैजिक। तो अब ये पूरी तरह से अपने जादू में, अपने मैजिक में इसको लेना चाहता है, देखते हैं कितना सफल हो पाएगा। सीटेड ऑन एन इंचेंटेड टेयर विद गम्स ऑफ ग्लूटिनस, ठीक है, हीट। अब फिर ध्यान देना, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। सीटेड ऑन इंचेंटेड टेयर, आप समझ गए, इंचेंटेड मतलब मैजिकल, ठीक है, या जिसमें जादू टोना किया गया हो। तो इसको उसने क्या किया, Fascinated. हाँ, एक एक इसको इसने क्या किया कि मैजिकल चेयर पे बैठाया जो लेडी है, और वो मैजिकल चेयर ऐसा था कि ये जैसे बैठी फिर उसमें चिपक गई, ठीक है, विद गम्स ऑफ ग्लूटिनस हीट। इन दोनों का इस पूरे का मतलब हुआ कि स्टिकी सीट, ठीक है, स्टिकी सीट मतलब वो जो चेयर था वो कैसा था, स्टिकी था, जैसे बैठी वो उससे फिर चिपक गई, फिर अब वो हिल डुल नहीं सकती थी। इससे क्या हुआ, सी इज इमोबिलाइज्ड, अब वो एकदम पूरी तरह से क्या हो गई, इमूवेबल, स्टिल, ठीक है। अब एकदम चिपक गई, तो अब चिपकने के बाद क्या होगा, आप हिल डुल नहीं सकते, मोशनलेस हो गए, मोशनलेस हो गई, बिल्कुल स्टैटिक हो गई। एंड कॉमस एकॉस्ट हर वाइल विद वन हैंड ही होल्ड्स अ नेक्रोमैंसर्स वैंड। बहुत डिफिकल्ट इन्होंने लिखा है। अब देखिए कामस एकॉस्ट, अब एकॉस्ट का मतलब कैन एनीवन टेल, सब में इसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं और आपको जानना ही पड़ेगा। एकॉस्ट का मतलब एनीवन, इंटरनेट से नहीं देखना, इफ यू नो तो देन अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं है। एड्रेस, ठीक है, एकॉस्ट का मतलब होता है एड्रेस करना, वैसे एकॉस्ट का मतलब अप्रोच करना भी होता है, अप्रोच करना, ठीक है। एक्वास्ट का मतलब परसुएड करना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, कुछ भी, ये सब आपस में एक सिनोनिमस है। तो ये उसके बाद क्या करता है, अब लेडी को एक ऐसे चेयर पे बैठा दिया जो इंचेंटेड चेयर है, मैजिक से मैजिकल है, और इस वजह से लेडी क्या हो गई, उस चेयर से पूरी तरह से चिपक चुकी है। अब वो हिल डुल नहीं पा रही है। अब उसके बाद ये क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है लेडी को, रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ बातें बोल रहा है, देखते हैं। अप्रोच करता है, और कैसे अप्रोच कर रहा है, विद वन हैंड ही होल्ड्स अ नेक्रोमैंसर्स वैंड, इसके एक हाथ में क्या है, एक जादू वाली छड़ी है। जितने भी नेक्रोमैंसर होते हैं, जादूगर होते हैं, आप देखते होंगे उनके हाथ में छड़ी होती है, ठीक है, जिसकी वो हेल्प लेते हैं, उसी को वैंड बोलते हैं, ठीक है। तो जो बुरे वाले होते हैं उनके पास भी होता है, जो अच्छे वाले होते हैं उनके पास भी होता है। तो ये एक हाथ में तो वैंड लिए हुआ है, एंड विद द अदर, और दूसरे हाथ में ही ऑफर्स अ वेसल, और दूसरे हाथ में एक उसके पास वेसल है, एक बर्तन है, आप बाउल जैसा कह सकते हैं, कोई भी बर्तन, ठीक है। उसमें क्या है, विद अ ड्रिंक दैट वुड ओवर पावर हर, उसमें एक ड्रिंक है। अब ड्रिंक मदिरा भी आप कह सकते हैं या कोई और ड्रिंक कह सकते हो। जब वो ड्रिंक है उसको दे रहा है कि मैडम ये काम करो, देखो आप थकी हारी हो और ये मैं आपको ड्रिंक दे रहा हूँ, इसे पी लो, और इसे पी लोगे तो आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो उसको दे रहा है मदिरा पीने के लिए या ड्रिंक पीने के लिए, जैसे वो ड्रिंक पिएगी वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देगी,
ठीक है, तो भाई देखते हैं क्या वो पीती है। कामुस अर्जेज द लेडी। अब कामस क्या कर रहा है, देखिए कामस बहुत ही अच्छे से आर्गुमेंट कर रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत ही आर्गुमेंट करके अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहा है। कामस अर्जेज द लेडी बी नॉट क्वाय। अब बी नॉट क्वाय जब पढ़ते हैं तो क्वाय का मतलब क्या होगा, एनीवन, शर्मिला। शर्मिला, ठीक है, Okay, sir. शर्मिला होना यानी शाय, ठीक है, SHY एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। तो ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप जो है इतनी शर्मीली मत बनिए, एंड ड्रिंक फ्रॉम हिज मैजिकल कप, और ये जो मैं मैजिकल कप से आपको ड्रिंक दे रहा हूं उसे पी लीजिए, ठीक है। और जैसे वो मैजिकल कप पियेंगे तो मैजिकल कप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्सुअल प्लेजर एंड इंटरपेरेंस, ठीक है, ठीक है। इनटेम्परेंस एग्जैक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। इनटेम्परेंस का मतलब कोई बताएगा, एनीवन, इनटेम्परेंस, प्रलोभन है, प्रलोभित करना, अट्रैक्ट कर देना। ठीक है, नहीं, इनटेम्परेंस, टेम्परेंस थोड़ा सा अंतर है। इनटेम्परेंस का मतलब होगा ना कि टू लूज सर सेल्फ, कंट्रोल को देना। हाँ, सेल्फ आउट कंट्रोल, ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, मतलब खुद पे कंट्रोल ना हो पाना ही इनटेम्परेंस कहलाता है, ठीक है। या आपके अंदर क्वालिटी आ जाए विकेडनेस की, डिबैचनेस की, जो हमने एक डिबैचरी ऊपर एक वर्ड पढ़ा ना, डिबैच्ड, तो उसी से डिबैचरी बन जी जाएगा, सर। तो ये इसका सिनोनिमस वर्ड होगा। तो अब क्या हो गया कि ठीक है, अब बट सी रिपीटेडली रिफ्यूजेज, अब ध्यान दीजिए, लेकिन जितनी बार ये उसको और बढ़ाता है कि मैडम पी लो, उतनी बार वो रिफ्यूज कर देती है, नहीं नहीं मैं इसे नहीं पी सकती, मैं इसे नहीं ले सकती। अब ये आर्गुमेंट क्या देती है, अब दोनों के बीच में एक डिबेट हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अ डिबेट इज गोइंग ऑन, और इस डिबेट का जो वहां दर्शक बैठे हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनको मैसेज मिल रहा है। अब वो देख रहे हैं कि कामस क्या अपने डिबेट के द्वारा लेडी को वो कर लेगा, कन्विंस कर लेगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या लेडी अपने डिबेट से कामस को सेटिस्फाई करके रोक पाएगी। बहुत देखिए क्या होता है, आर्गुइंग फॉर द वर्चुअसनेस ऑफ टेम्परेंस एंड चेस्टिटी, और लेडी क्या कर रही है, बार बार दूसरा आर्गुमेंट दे रही कि नहीं, टेम्परेंस यानी खुद पे कंट्रोल होना बहुत बड़ी चीज है, और इसीलिए मैं खुद पे कंट्रोल रखना चाहती हूँ, मुझे पता है चेस्टिटी का मतलब क्या है, तो इसलिए वो रिफ्यूज कर देती है बार बार। अब क्या हुआ, विद इन व्यू एट हिज पैलेस इन इज एन एरे ऑफ यूजीन इंटेंटेड टू arouse द लेडीज एपेटाइट एंड डिजायर्स, मतलब बहुत अच्छे अच्छे वर्ड। अब ध्यान दीजिए, विद इन व्यू मतलब जब वो आस पास अपनी आप नजरें फैलाएंगे, जब लेडी ने अपने चारों तरफ देखा उसके पैलेस में, किसके पैलेस में, कामस के पैलेस में, तो उसे क्या मिला, एन एरे। अब फिर एरे बहुत अच्छा वर्ड है, एरे का मतलब कैन एनीवन टेल, मीनिंग लेते हुए चलिए, एरे कहीं से कुछ नहीं देखना, अगर पता है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। एरे का मतलब होता है असेंबलेज, अरेंजमेंट, उसने एक अरेंजमेंट देखा, एक डिस्प्ले देखा, इंप्रेसिव डिस्प्ले, जब कोई चीज बहुत बढ़िया से अरेंज हो, जैसे इन एप्पल पाई ऑर्डर सुना होगा आपने, एक इडियम है, तो वहां पे उसे एप्पल पाई ऑर्डर में क्या दिखाई दिया, आप क्यूजीन, क्यूजीन का मतलब होता है फूड, अलग अलग प्रकार के ऐसी चीजें थी जो देखने में आप ये कह लीजिए कि फूड कह लीजिए, या ऐसे पदार्थ जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज थे, और उनको देख के इंटेंडेड इंटेंडेड टू एराउज, एराउज मतलब जागृत करने के लिए द लेडीज एपेटाइट्स एंड डिजायर, मतलब आप सभी को पता है कि लेडी बहुत भूखी थी, तो उसके घर में वहां पे पैलेस में इतनी चीजें रखी थी जिनको देख के इसका मन खाने को करे, ठीक है, और जब वो खाएगी तो और भी चीजें होंगी, उनका एक प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं से प्रलोभित कर रही थी लेडी को कि ये उनको खाए, उनकी तरफ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्पाइट बीइंग रेस्ट्रेन्ड अगेंस्ट हर विल, लेडी ने अपने आप को रिस्ट्रेन किया, कंट्रोल किया, अपने विल के खिलाफ, अपनी इच्छा के खिलाफ, नहीं नहीं मैं यहाँ की रखी हुई कोई चीज नहीं खाऊंगी। सी कंटिन्यूज टू एक्सरसाइज राइट रीजन, और लगातार वो अपने दिमाग का सही तरीके से प्रयोग कर रही है, राइट रीजन जिसके लिए वर्ड है, अभी आप देखेंगे रीजन का मतलब है रेशियो, ये रेशियो वर्ड आया है रीजन के लिए, और रेक्टा मतलब राइट, तो उसने राइट रीजन का पूरा प्रयोग किया इन हर डिस्प्यूटेशन, डिस्प्यूटेशन का मतलब डिबेट, जो उसका डिबेट हो रहा था कामस के साथ,
उसने कोई हड़बड़ी नहीं की। कामस ने बार बार उसको अपने तरीके से समझाया, लेकिन ये हर समय सही तरीके से अपना डिबेट कर रही थी और अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखे हुए थे। देयर बाय मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्टिंग मतलब मैनिफेस्टिंग हर फ्रीडम ऑफ माइंड। मैनिफेस्टिंग का मतलब प्रेजेंटिंग, शोविंग, इस तरह से उसने अपने फ्रीडम ऑफ माइंड को शो किया। वेयर एज द वुड बी सेड्यूसर, वुड बी आप लोग जानते हैं, वुड बी का मतलब अगर किसी के पहले लगा दो तो क्या हो जाएगा? होने वाला। होने वाला। अगर आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस प्ले है जिसका नाम है द वे ऑफ द बिकमिंग। वर्ल्ड, द वे ऑफ द वर्ल्ड, जब आप देख पढ़ेंगे तो उसमें वुड बी वुड बी वुड बी नाम से बहुत करेक्टर है, ठीक है। तो वुड बी का मतलब होता है होने वाला। तो अब भाई होने वाला सेड्यूसर था, ये सेड्यूस करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था, तो इसीलिए वुड बी सेड्यूसर लिखा हुआ। वुड बी सेड्यूसर आर्ग्यूज, ठीक है, क्या करता? एपेटाइट्स एंड डिजायर इश्यूइंग फ्रॉम वंस नेचर आर नेचुरल एंड देयरफॉर लिसिट। कितना बढ़िया बढ़िया। तो ये जो सेड्यूसर है वो आर्ग्यू करता है, अब क्या आर्ग्यू करता है कि जो एपिटाइट्स होती है, जो डिजायर्स होती है, जो कि किसी के नेचर से इश्यू होता है, उत्पन्न होता है, ये नेचुरल है। किसी के भी व्यक्ति के मन में कोई डिजायर है, हाँ, अगर वो भाई है तो नेचुरल है, और इसीलिए इसको क्या मान रहा है, वो अपना तर्क दे रहा है, इसीलिए क्या है? लिसिट है। लिसिट का मतलब कोई बता सकता है? एनीवन? लीगल, वैलिड, वैलिड, बिल्कुल, लीगल, इसीलिए ये वैलिड। वैलिड है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है, अगर आप उस इच्छा के हिसाब से काम कर रहे हैं तो गलत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वैलिड है, और इसी वैलिडिटी को मानते हुए आपको परमिट करना चाहिए कि हम एडवांस करें, मतलब जो भी। तो अब यहाँ पे परमिसिएबल मतलब है, लिसिट का मतलब परमिसिएबल, अलाउड है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा वर्ड है लिसिट। द लेडी कंटेंट्स, लेकिन लेडी फिर अपोज करती है। अब लेडी क्या अपना तर्क दे रही है? दैट ओनली रैशनल सेल्फ कंट्रोल इज इनलाइटेंड एंड वर्चुअस। ये बोलती है कि केवल जो पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल है, जो कि हम दिमाग लगा के अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं माइंड के द्वारा, वही चीज जो है इनलाइटेंड होता है, वही वर्चुअस होता है, उसी को महत्व दिया जाएगा। टू बी सेल्फ इंडल्जेंट एंड इनटेम्परेट, अगर आप सेल्फ इंडल्जेंट हो जा रहे हैं, यानी खुद में ही मस्त हैं, इनटेम्परेट हैं, ठीक है, खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा? सी एड्स इज टू फॉरफिट्स वंस, बहुत बड़ी बात, टू वंस हायर नेचर एंड इल टू बेसर इंपल्सेस। अगर कोई व्यक्ति जो है उसका उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अगर वो सेल्फ इंटेलिजेंट है, इसका मतलब कि वो लूज कर रहा है। फोरफिट का मतलब लूज करना, लॉस कर देना, खत्म कर देना, क्या? अपने हायर नेचर को, अपने हायर नेचर को, जो एक उच्च नेचर जो ईश्वर ने हमें दिया है, इसका मतलब आप उसे नष्ट कर रहे हो, उसे खराब कर रहे हो आप। और साथ ही साथ क्या हो रहे हो आप? बेसर इंपल्सेस, जो कि बहुत तुच्छ इमोशंस हैं, उसको उसकी ओर अपने आप को सरेंडर कर दे रहे हो। तो बहुत बड़ी बात, यानी ये कहना चाह रही है कि अगर मैं तुम्हारी बात मान जाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हायर नेचर है, जो ईश्वर ने हमें दिया ह्यूमन बीइंग को, यानी उसको मैं लॉस कर दूंगी, उसको मैं बर्बाद कर दूंगी, और साथ ही साथ मैं कहीं ना कहीं जो तुच्छ इम्पल्सेस हैं, इमोशंस हैं, उसके प्रति अपने को सरेंडर कर दूंगी। तो ये ऐसा मैं कर ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया। इन दिस डिबेट, और इस डिबेट में जो लेडी है और कामा से क्या क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, इस तरह से स्टोरी। अभी अभी आपने इतना देखा कि अभी इनके बीच डिबेट ही चल रहा है, इसी दौरान अब बताया जा रहा है आपको कि जो लेडी और कामा से सिग्निफाई कर रहे हैं क्या? सोल एंड बॉडी। जो लेडी है वो आत्मा को दिखा रही है, ठीक है, और आत्मा को कभी जो है बॉडीली फिजिकल प्लेजर की जरूरत नहीं होती। इसीलिए देखिए, जिसको आत्मा आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वो मोह दुनिया सब छोड़ देता है, ठीक है। गौतम बुद्ध को जैसे ही ज्ञान हो गया अपना, तो उन्होंने अपनी फैमिली, बच्चे, सबको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये लेडी जो है कहीं ना कहीं सोल को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो कामस है ये बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से रेशियो एंड लिबिडो, ठीक है। तो रेशियो क्या है? रेशियो का मतलब रीजन, जो लेडी है वो तर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, और लिबिडो का मतलब होता है, जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है सेक्स ड्राइव, यानी डिजायर्स आप कह लीजिए, सिर्फ एक वर्ड ले लीजिए, डिजायर, फिजिकल डिजायर्स, ठीक है। तो ये फिजिकल डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद सब्लिमेशन एंड सेंसुअलिटी, सब्लिमेशन को लेडी रिप्रेजेंट कर रही है। सब्लिमेशन का मतलब आप सभी बता सकते हैं? कैन एनीवन? उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, उत्कृष्टता, श्रेष्ठता के लिए। उत्कृष्टता।
अच्छा देखो, जो मतलब एक्सप्लेनेशन के वे में समझिए कि एक्ट ऑफ शोइंग या एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन, जब कोई व्यक्ति अपने इमोशन को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर पाए, इसका मतलब वो सब्लिमेशन की ओर है। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, चाहे महात्मा बुद्ध, इन लोगों ने बहुत ही स्ट्रांग अपने ऊपर कंट्रोल दिखाया। ठीक है, तो जिसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो जाए, इसका मतलब वो सब्लिमेशन की ओर जा रहा है। और सेंसुअलिटी क्या होगा? ठीक इसका उल्टा होगा, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, जो बॉडीली प्लेजर, फिजिकल प्लेजर की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़े, तो इसका मतलब वो सेंसुअल है। ठीक है, वर्च्यू एंड वाइस, वर्च्यू कौन रिप्रेजेंट कर रही है? लेडी प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद से जो है वाइस को कौन प्रेजेंट कर रहा है? जो है दूसरा कैरेक्टर आपका कामस। फिर मॉरल, अब देखो एक और बहुत अच्छा वर्ड है मॉरल, रेक्टिट्यूड। ठीक है, तो रेक्टिट्यूड क्या बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी आपके एग्जाम का सिनोनिम एंटोनिम है। रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होगा? राइटियसनेस। ठीक है, तो जो लेडी है वो राइटियसनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ये आपका कामा से ये इमोरल डिप्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिप्रेविटी का मतलब क्या हो गया? विकेडनेस। ठीक है, विकेडनेस, तो इमोरल विकेडनेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत अच्छा वर्ड है रेक्टिट्यूड, राइटियसनेस, इन लाइन विद द थीम ऑफ जर्नी। ठीक है, दैट डिस्टिंग्विशेस कामस। तो इस तरह आपने क्या देख लिया ना, पूरा समझ में आ गया कि किस तरह वो डिबेट चल रहा है, वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है अपने तरीके से, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहा क्योंकि इसके पास अपना तर्क है। अब उसी बात को दूसरे लाइन में बताया गया है कि इन लाइन विद द थीम ऑफ जर्नी। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो जर्नी चल रहा है थीम का, दैट डिस्टिंग्विश कॉमर्स, वो कॉमर्स को डिस्टिंग्विश करता है लेडी से। द लेडी हैज बीन डिसीव्ड बाय द गाइल ऑफ अ ट्रेचियस कैरेक्टर। अब फिर यहाँ पे एक वर्ड आया गाइल। गाइल का मतलब होता है ट्रिक, छल कपट। छल कपट। धोखा। तो इस तरह से जो है लेडी एक तरह से उसके कपट से, ट्रिक से, ठीक है, डिसीव तो हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेचरस कैरेक्टर है, प्लान बनाने वाला कैरेक्टर। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए लेडी टेम्परली वेलेड हो गई थी। वेलेड का मतलब कोई बता सकता है? ट्रैप्ड। कुछ देर के लिए तो ट्रैप हो ही गई थी, क्योंकि उसके साथ उसके पैलेस में चली गई थी, कोई शक नहीं है। एंड बिसीज्ड और एसेल्ड बाय सोफिस्ट्री दैट इज डिस्गाइज्ड एज विजडम। और साथ ही साथ वो उसके सोफिस्ट्री से अटैक की गई, मतलब असेल की गई, यानी उसने सोफिस्ट्री के द्वारा इसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। और वो सोफिस्ट्री कैसा है? जैसे लग रहा था कि वो बहुत तर्क वाली बातें कर रहा है, इंटेलिजेंस वाली बातें कर रहा है। अब आप मुझे कोई सोफिस्ट्री का मतलब बता सकते हैं? एनीवन? सोफिस्ट्री, ये आ सकता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छा वर्ड है। सोफिस्ट्री का मतलब होता है कि यूज ऑफ क्लेवर बट फॉल्स आर्गुमेंट। मतलब कोई व्यक्ति आपके साथ लगे कि नहीं, जैसे तमाम लोग को देखते होंगे, जैसे महाभारत में शकुनी, या फिर ऐसे तमाम कैरेक्टर हुए हैं जो कि आर्गुमेंट देते हैं, बहुत ही क्लेवर आर्गुमेंट देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सच्चाई होती है वो नहीं होती है पूरी तरह से। तो फॉल्स फ्लैटरी। आर्गुमेंट के द्वारा जो है आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आपको जो सामने वाला सुनेगा लगेगा कितना विजडम वाली बातें कर रहा है, अगर उसका अपने ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं होगा, उसका खुद का रीजन नहीं होगा तो। ठीक है, तो फॉल्स, आजकल जो नेता हैं, जो जितना भी नेता करते हैं, लीडर्स, वो सब सोफिस्ट्री करते हैं। ठीक है, तो अब क्लियर है? किसी को कुछ कहना चाहता है? तो सोफिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति क्लेवर बट फॉल्स आर्गुमेंट प्रेजेंट करेगा, लेकिन पर्पस क्या होगा कि वो डिसीव करना चाहता है। ठीक है, और इसके लिए दो तीन बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आप सभी को जानना चाहिए। एक है शिकेनरी। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है शिकेनरी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। CHICANERY, शिकेनरी, नोट कर लें। शिकेनरी, CHICANERY, शिकेनरी। और एक है कैजुनस्ट्री, कैजुनस्ट्री। ठीक है, ये भी मैं इधर लिख रहा हूँ राइट साइड में, यहाँ लिख दे रहा हूँ। शिकेनरी सबने लिख लिया था, CHICANERY।
NERY, ये सेकेंडरी हो गया। एक दूसरा वर्ड लिख लें आप, दूसरा वर्ड है CASUISTRY, CASUISTRY, कैजुस्ट्री, ठीक है, कैजुस्ट्री, CASUISTRY लिख लिया सबने, आगे बढ़े। यस। सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आप देख चुके हैं कि पूरा एक डिबेट हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ध्यान देना है, मीनवाइल हर ब्रदर सर्चिंग फॉर हर। अब चूंकि ये काफी देर से गायब है, अब उनके ब्रदर लोग, भाई लोग दोनों परेशान हैं, वो लोग सर्च कर रहे हैं उसको, सर्चिंग फॉर हर, कम अक्रॉस द अटेंडेंट स्पिरिट, तभी उनको एक अटेंडेंट स्पिरिट मिलता है। अब ये स्पिरिट कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिट है। इसको ऐसा माना जाता है कि जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये ग्रीक गॉड हैं, इनका जो और जुपिटर के रूप में नाम मिलता है, ठीक है। इसी को आप अगर कहें तो हिंदी में हमारे यहाँ हम लोग इंद्र नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनको जो है जो ने भेजा है कि जाओ उस लेडी की रक्षा करो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, एक एंजेलिक स्पिरिट है जो आते हैं, ठीक है, एन एंजेलिक फिगर सेंट टू एड हिम, एड हिम का मतलब हेल्प करने के लिए आते हैं। इनको भाई, दोनों भाई और बहन, जो भी इनकी बहन है, तो अब ये हेल्प करने के लिए आते हैं। हु टेक्स द फॉर्म ऑफ अ शेफर्ड, जो कि एक शेफर्ड का फॉर्म लेता है। और जब शेफर्ड का फॉर्म लेता है तो उस समय नाम जानते हैं क्या है, थायरसिस। क्या है, थायरसिस। तो वास्तव में तो एक अटेंडेंट स्पिरिट है, लेकिन जब शेफर्ड का फॉर्म लेगा तो क्या बन जाएगा, ये थायरसिस बन जाएगा। तो अब ये थायरसिस के रूप में जाते हैं एंड टेल्स देम हाउ टू डिफीट कॉमर्स, और ये बताते हैं कि कॉमर्स को कैसे डिफीट किया जाए। अब क्या होगा, एज द लेडी कंटिन्यूज टू असर्ट हर फ्रीडम ऑफ माइंड, लेडी लगातार जो है जोर देती है अपने फ्रीडम ऑफ माइंड के लिए, एंड टू एक्सरसाइज हर फ्री विल बाय रेसिस्टेंस एंड इवन डिफाइंस, ठीक है। तो इस तरह से रेसिस्टेंस करती है और ये इस तरह से अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करती है। सी इज रेस्क्यूड बाय द अटेंडेंट स्पिरिट, और इस दौरान अभी जो है वो अटेंडेंट स्पिरिट के द्वारा रेस्क्यू कर ली जाती है, बचा ली जाती है, along with her brothers, ठीक है, उनके भाइयों के द्वारा। और उसके भाई क्या करते हैं, क्योंकि उसके भाई को कौन दौड़ाता है, कामस दौड़ाता है। तो अब ये कॉमस से इस तरह उनके भाइयों को बचा लेते हैं और उस लेडी को भी बचा लेते हैं। कौन बचाता है, अटेंडेंट स्पिरिट, ये ध्यान रखना आपको एग्जाम में, ठीक है, लेडी को बचाता है। अब ध्यान देना, द लेडी रिमेन्स मैजिकली बाउंड टू हर चेयर। अब ये बचा तो लेते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि लेडी एक चेयर पे बैठी थी, और चेयर की क्या विशेषता थी, लेडी और चेयर में क्या संबंध है, स्टिकी चेयर थी वो। हाँ, ठीक। तो उस मैजिकल स्टिकी चेयर में लेडी पूरी तरह से चिपकी हुई है। तो अब लेडी को उस मैजिक बॉन्ड से हटा, ऐसा नहीं कि उसको खींच दोगे तो वो निकल जाएगी, वो मैजिक बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड है, इसलिए आप उसको, लेडी को उससे हटा नहीं सकते चेयर से। तो अब क्या होगा, स्पिरिट फिर कुछ काम करेगा। तो स्पिरिट एक गाना गाएगा, एक सॉन्ग गाएगा, और उस सॉन्ग के द्वारा ये क्या करेगा, एक वाटर निम्फ है, देवी है, वाटर की देवी सबरीना, सबरीना को ये बुलाएंगे, ठीक है। तो एक इनकैंटेशन करेंगे ये एक तरह से, और इस तरह से ये कंजोर्स का मतलब होता है कॉल करना या समन करना, तो इस प्रकार से ये बुलाएंगे, ठीक है, एक निम्फ को, एक स्पिरिट को, सबरीना को। और ये क्या करेगी, हु फ्रीज द लेडी, वो लेडी को छोड़ क्या कर देगी, मुक्त करा देगी उस मैजिक बॉन्ड से। और क्या होगा, ऑन अकाउंट ऑफ हर स्टीड फास्ट, ठीक, और इसीलिए कराएगी क्योंकि उस लेडी ने क्या दिखाया है, अपने वर्चू को दिखाया, और वर्चू कैसा, स्टीड फास्ट, कहीं पर भी वो मूव नहीं हुई उसके तर्कों से, कहीं पर भी उसने अपने विचारों को चेंज नहीं किया। तो इसलिए ऐसी लेडी को बताना कर्तव्य था, ठीक है। तो सबरीना ने फाइनली मैजिकल जो बॉन्ड थी चेयर और लेडी के बीच में, उससे उसको छुड़ा दिया। सी एंड हर ब्रदर्स आर रीयूनाइटेड, इस तरह वह और उसके भाई अब फिर से मिल गए विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, इन अ ट्रायम्फल सेलिब्रेशन। अब ट्रायम्फल एक वर्ड आया, ट्रायम्फल का मतलब क्या होगा, विजयी। तो यहाँ पे विक्टोरियस सेलिब्रेशन, मतलब चूंकि इन लोग विजय हो गए, विजयी हो गए हैं भाई, तो अब इस तरह से विक्टोरियस सेलिब्रेशन चल रहा है,
ठीक है, अब अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, सब लोग बहुत खुश हो गए। और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? विच सिग्निफाइज द हेवनली ब्लिस। बहुत अच्छी लाइन है कि जो हेवनली ब्लिस है, जो ईश्वरीय, जो ऊपर आप दैवी जो ब्लिस है, अवेटिंग द वे फीरिंग सोल एंड प्रिवेल्स ओवर ट्रायल्स एंड प्रिवेल्स। बहुत अच्छी लाइन है। ये बता रहे हैं कि जो जो मतलब गॉड तो हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है, अपने ब्लिस को देने के लिए तैयार है, लेकिन वो क्या देखता है? वो देखता है कि जो सोल है, जो ह्यूमन बीइंग को हमने भेजा है, एक तरह से उनका सोल क्या है? ट्रेवल कर रहा है, जर्नी पे है। क्योंकि आप सभी को पता है हम उस परमात्मा के पार्ट है, तो हम वहां से आए हुए हैं, तो हमारी सोल तो जर्नी कर रही है, वांडर कर रही है। अब जिसका सोल वांडर कर रहा है, अगर वो क्या होगा, ये जो छोटी मोटी प्रलोभन है, दिक्कतें हैं, उसमें नहीं फंसेगा और उनपे क्या करेगा? उनपे प्रिवेल कर जाएगा, उनको जीत लेगा, विन कर लेगा उनको, ठीक है, उनपे ट्रायम्फ प्राप्त कर लेगा, उनपे सक्सीड प्राप्त कर लेगा, कॉन्क्वर कर लेगा, ओवरकम कर लेगा। यदि ऐसा वो कर ले रहा है, किसपे? ट्रायल्स एंड ट्रेवल्स। ट्रायल्स एंड ट्रेवल्स का मतलब क्या होगा? सफरिंग्स, ठीक है, सफरिंग, हार्डशिप, ठीक है, इन सारी चीजों पे, स्ट्रगल पे, प्रॉब्लम्स पे जो विजय प्राप्त कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? उसको हेवनली ब्लिस प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से बहुत बढ़िया। तो ये आपने अच्छे तरह से समझ लिया। उम्मीद है कि स्टोरी पूरी क्लियर हो गई होगी सभी को। सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब मैंने आपको बता दिए और सबकी स्टोरी में जोड़ दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। पक्का Yes, ना? sir. स्टोरी सबको याद रहेगी। और साथ ही साथ Yes. मैंने बहुत ढेर सारे वर्ड बताए है ना। आज पहली बार, चूंकि इसमें मुझे लगा ना कि बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड दिख रहा है, और जो मैंने रियल स्टोरी पढ़ी, जो मेरे पास पूरा वर्ड्स है इसका, तो मैंने देखा सेम स्टोरी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस वजह से मैंने यहीं से ले लिया। अब ध्यान दीजिए, मैं फिर से आपसे कैरेक्टर्स के नाम पूछ रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने कैरेक्टर हैं, तो आप बता सकते हैं कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें टोटल? 4। कौन कौन नाम 6 बताइए, जल्दी से नाम बताइए। थॉमस, जल्दी कॉमस बताइए। है, उसके बाद सबरीना है, अटेंडेंट स्पिरिट है, और जो 3 लोग प्रेजेंट करते हैं। तो उनको मत लीजिए ना, वो कैरेक्टर, जब वो दो में से एक ही चीज तो होंगे, या तो प्रेजेंट करेंगे तो कैरेक्टर बन जाएंगे, है ना। तो उनको नहीं लेना है। वो जो 3 है ना, वो 3 एक तरह से कैरेक्टर ही हो गए, तो उनको मत नाम लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए इस प्ले में कितने कैरेक्टर हैं, तो आप किसको किसको बताएंगे? टोटल 6 कैरेक्टर हैं। अटेंडेंट स्पिरिट क्लियर, 1 हो गया, ध्यान दें। दूसरा कैरेक्टर कौन हो गया? कॉमर्स हो गया, 2। तीसरा कैरेक्टर लेडी हो गई, 3। चौथा कैरेक्टर फर्स्ट ब्रदर हो गया, 5वां कैरेक्टर सेकंड ब्रदर हो गया, और छठा कैरेक्टर जल्दी बताइए। सबरीना सबरीना। तो 6 Ian Trevor. कैरेक्टर हैं इस प्ले में। अब आपसे पूछा जाए थायरसिस कौन है? सबरीना वाटर नेम। बिल्कुल। थायरेसिस सबरीना का नाम है ग्रीक माइथोलॉजी में, अपना सेफर्ड का रूप रख लेती है, जो उसका अपना नाम थायरेसिस रखती है। अच्छा, लेकिन एक नहीं, तो यहाँ पे जो थायरसिस के रूप में आया हुआ है, वो अटेंडेंट स्पिरिट के रूप में दिखाया गया, जो मिल्टन का एक्चुअल टेक्स्ट है। तो ध्यान जी रखना। सर। हाँ, तो ये फिलहाल आप चेक कर लेना। फिलहाल मेरे पास जो एक्चुअल टेक्स्ट है, इसमें ये है कि जो अटेंडेंट स्पिरिट है, यही थायरसिस बाद में अपने हैबिट को शो करता है, यही शेफर्ड बनता है। तो ध्यान रखना, जी सर। सबरीना नहीं, थायरसिस जो है वो अटेंडेंट स्पिरिट ने उसका रोल किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए थायरसिस कौन बन जाता है, कौन शेफर्ड के रूप में, थायरसिस शेफर्ड के रूप में बनता है, तो कौन है? Attendant वो spirit. अटेंडेंट स्पिरिट है, ठीक है। तो टोटल कितने कैरेक्टर हो गए? 6। और थायरसिस को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अटेंडेंट स्पिरिट ही है, तो उसी को आप छठे भी मानिए, ठीक है। और ये जो 3 कैरेक्टर आप बोल रहे हैं, द लॉर्ड ब्रैकली, और दूसरा थॉमस एगर्टन, थॉमस और तीसरे एगर्टन कौन और हैं? एलिस एगर्टन। एलिस एगर्टन। ये तीनों कौन है? यही तीनों भाई बहन का रोल करते हैं। ये क्या करते हैं? भाई बहन का रोल करते हैं। तो इनको आप अलग से कैरेक्टर न मानोगे, बल्कि ये बोलोगे कि इन लोगों ने भाई बहन के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है सभी को? 100% बताइए। यस सर। यस सर, यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, और इसको कंटिन्यू करते हैं और फिर आगे देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आज हमें ना जो मास्क है, मास्क के बारे में बहुत ढेर सारी चीजें पढ़नी पड़ गई, इसलिए कामस एंड नहीं हुआ। वो मजबूरी है कि आपको बताना ही पड़ेगा। जब पैराडाइज लॉस्ट बताएंगे तो वहाँ इपिक के बारे में बताना पड़ेगा, ये तो हमारी मजबूरी है ना। तो वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब जब जानेंगे ना तभी समझेंगे। अच्छा, आप लोग को अब कहानी पता चल गया है,
तो अब ये भी पता चल गया होगा कि ये बताओ मास की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि मॉरल लेसन मिलना चाहिए। मॉरल लेसन मिला कि नहीं मिला, बताइए जी सर, क्या है मॉरल? इसका मतलब चेस्टिटी और वर्चुअलिटी की विजय हुई है वाइस पर। हाँ, बहुत अच्छा। यस जो सर। चेस्टिटी है, जो वर्चुअस है, वर्चुअसनेस है, वो जीतता है। ठीक है, लिट्टी ऑफ वर्च्यू हाँ, और वाइस। बहुत सर अच्छा, बहुत अच्छा। गुडनेस तो हमेशा ही जीतता है। हाँ, लेकिन नहीं भी जीतता है। जब आप पढ़ेंगे जब आप शेक्सपियर का किंग लियर पढ़ेंगी तो क्या जीतता है? जी कार्डेलिया की डेथ हो गई है, नहीं सर। क्या गलती थी हाँ, बेचारी की? कॉर्डेलिया की डेथ हो गई। हाँ, किंग जी लियर जी की सर। डेथ हो गई, क्या गलती थी? किंग लियर बोलता है क्यों जी ये जो डॉग्स हैं, ये जी रहे हैं, ये मस्ती कर रहे हैं, जितने एनिमल है जी रहे हैं, और हमारी बेटी कार्डेलिया, हैं, जो इतनी सुंदर इतनी अच्छी थी, उसको क्यों डेथ हो गया, है ना? तो बहुत दुख की बात है। वाई डॉग्स एंड कैट्स करके लाइन है, बड़ी फेमस है किंग लियर की लाइन। कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद करिए ये सब। आप लोग चूंकि कॉम्पिटिटर हैं तो इसलिए आप लोग याद करना, मेरा तो काम है पढ़ाना, मैं बस याद दिला देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। विल जी, मीट अगेन टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू। थैंक यू सर।